नमस्कार। नॉर्सेट परीक्षा की तैयारी में हर टॉपिक, हर नंबर मायने रखता है। और आज हम एक ऐसे ही टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिससे सवाल अक्सर बनते हैं, हेमोराइड्स। हम इसे इस तरह से समझेंगे कि एग्जाम में कैसा भी सवाल आए, आप उसके लिए पूरी तरह तैयार हों। तो चलिए, बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इन 5 खास हिस्सों को कवर करेंगे। बिल्कुल बेसिक से शुरू करके हम पोस्ट ऑपरेटिव केयर तक जाएंगे। इस सेशन के बाद ये पूरा टॉपिक आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले चलिए बुनियाद को मजबूत करते हैं। आखिर ये हेमरॉइड्स हैं क्या? इसकी परिभाषा से ही शुरू करते हैं। तो देखिए, ये असल में एक वैस्कुलर प्रॉब्लम है, मतलब नसों से जुड़ी हुई। आप इसे ऐसे समझिए जैसे शरीर में कहीं और वैरिकोज वेन्स होती हैं, बस ये एक बहुत ही खास जगह पर होती हैं। जब उस हिस्से पर लगातार दबाव बढ़ता है तो वहां की नसें एक गुब्बारे की तरह फूल जाती हैं, और बस इन्हीं फूली हुई नसों को हम हेमरॉइड्स या पाइल्स कहते हैं। आंतरिक और बाहरी हेमरॉइड्स, इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी लोकेशन ही सब कुछ तय करती है। लक्षण क्या होंगे और उनका पता कैसे लगाया जाएगा। जैसा कि नाम से ही साफ है, आंतरिक वाले अंदर होते हैं, इसलिए उन्हें देखने के लिए प्रोक्टोस्कोपी की जरूरत पड़ती है। दूसरी तरफ बाहरी हेमरॉइड्स बाहर से ही दिख सकते हैं या महसूस किए जा सकते हैं। ठीक है, ये तो समझ गए कि ये क्या है, पर सवाल ये है कि ये होता ही क्यों है। ये एक ऐसा एरिया है जहां से एग्जाम में सवाल जरूर बनते हैं। देखिए, इसका कोई एक कारण नहीं होता, बल्कि कई सारी वजहें मिलकर इसे बनाती हैं। जरा सोचिए, आप एग्जाम हॉल में हैं और ये सवाल आपके सामने है। कौन सी लाइफस्टाइल की आदतें और मेडिकल कंडीशंस आपके दिमाग में सबसे पहले आती हैं जो इसका कारण बन सकती हैं? यहां लिस्ट में जो भी है, पुरानी कब्ज, ज्यादा जोर लगाना, लंबे समय तक बैठना, ये सभी एक ही काम करते हैं, रेक्टल एरिया में प्रेशर बढ़ाते हैं। आप यूं समझिए कि वहां की नसों को सहारा देने वाला कनेक्टिव टिश्यू एक इलास्टिक बैंड जैसा है। जब बार बार जोर लगता है या दबाव बढ़ता है तो ये बैंड खिंच जाता है और कमजोर पड़ जाता है, जिससे नसें आसानी से फूल जाती हैं। ठीक है, वजह पता चल गई। अब बात करते हैं लक्षणों की। मतलब, मरीज क्या शिकायत लेकर आएगा और कौन से खतरे के संकेत हैं जिन पर हमें खास ध्यान देना है। यह समझना जरूरी है कि जो चीज छोटी लगती है वो आगे चलकर गंभीर रूप ले सकती है, जैसे कि थ्रोम्बोसिस, मतलब एक बहुत ही दर्दनाक खून का थक्का बन जाना। और अगर ब्लीडिंग लगातार होती रहे तो ये एनीमिया का कारण बन सकती है। और बहुत ही रेयर मामलों में ज्यादा ब्लीडिंग से हाइपोवॉलेमिक शॉक भी हो सकता है। अब आता है एक टिपिकल एग्जाम वाला सवाल, वो इनमें से कौन सा नहीं है वाला टाइप। तो बताइए, कौन सा लक्षण है जो आंतरिक हेमोरॉइड्स में सबसे कम देखने को मिलता है? और इसका जवाब है दर्द। और ये पॉइंट, ये सबसे जरूरी है, इसे गांठ बांध लीजिए। दर्द रहित रक्तस्राव यानी पेनलेस ब्लीडिंग, ये आंतरिक हेमोरॉइड्स की पहचान है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस हिस्से में तेज दर्द का सिग्नल देने वाले नर्व फाइबर्स, जिन्हें सोमैटिक नर्व फाइबर्स कहते हैं, लगभग होते ही नहीं हैं। तो खून तो आता है, लेकिन आमतौर पर दर्द महसूस नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। चलिए, ब्लीडिंग के टॉपिक को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। इनमें से कौन सी बात हेमोरॉइड्स की ब्लीडिंग के लिए सही नहीं है? और ये एक बहुत बड़ा क्लिनिकल क्लू है। अगर खून मल के साथ मिक्स होकर आ रहा है तो ये इस बात का संकेत है कि समस्या पाचन तंत्र में कहीं ऊपर है, और ये कॉलन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी हो सकती है। हीमोरॉइड्स की ब्लीडिंग हमेशा चमकदार लाल रंग की होती है और मल के ऊपर होती है, उसमें मिली भी नहीं। ये एक ऐसा अंतर है जो जान बचा सकता है। तो अब जब हमें लक्षणों का अंदाजा हो गया, तो इसकी पुष्टि कैसे करें और इसका इलाज कैसे शुरू किया जाता है, चलिए देखते हैं। जब बात आती है आंतरिक हेमरॉइड्स के पक्के डायग्नोसिस की, तो एक ही गोल्ड स्टैंडर्ड है, प्रोक्टोस्कोपी। इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें डॉक्टर सीधे तौर पर रेक्टम और एनस के अंदर देख सकते हैं। देखिए, सीधे सर्जरी पर नहीं जाया जाता। सबसे पहली कोशिश हमेशा कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की होती है, मतलब जीवन शैली में बदलाव। इन सभी उपायों का एक ही मकसद है, कब्ज को रोकना और नसों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना। और अब आते हैं सबसे हाई यील्ड टॉपिक पर, खासकर नर्सिंग एग्जाम्स के लिए, सर्जरी के बाद की देखभाल यानी पोस्ट ऑपरेटिव केयर। इस पर पूरा ध्यान दीजिएगा। एक बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी सवाल। सोचिए, एक मरीज की अभी अभी हेमोरॉइडेक्टमी हुई है। उसे खाने में सबसे पहले क्या देना चाहिए? यहां पर अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। सबको लगता है कि हाई फाइबर डाइट सही जवाब है, लेकिन नहीं।
वो रोकथाम के लिए है। सर्जरी के फौरन बाद हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होता है सर्जिकल साइट पर किसी भी तरह का जोर या तनाव पड़ने से रोकना, और इसीलिए शुरुआत हमेशा क्लियर लिक्विड डाइट से की जाती है। तो ये 3 बातें हैं जो आपको याद रखनी है। 1. मरीज को साइडलाइन या प्रोन पोजीशन में रखें ताकि सर्जिकल एरिया पर दबाव ना पड़े। 2. पहले 24 घंटों में सिट्स बाथ नहीं देना है। और 3. डाइट की शुरुआत हमेशा क्लियर लिक्विड से करनी है। चलिए एक पॉइंट को और समझते हैं। सिट्स बाथ तो आराम देता है ना? तो फिर इसे सर्जरी के तुरंत बाद क्यों टाला जाता है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसकी सबसे बड़ी वजह है मरीज की सेफ्टी। सीधी सी बात है, गर्म पानी से खून की नसें फैलती हैं, जिसे हम वैसोडाइलेशन कहते हैं, और इससे ताज़े सर्जिकल घाव से दोबारा खून बहने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए हम कम से कम 1 दिन का इंतजार करते हैं। तो आखिर में बस यही याद रखिएगा, एग्जाम में कामयाबी सिर्फ ये रटने से नहीं मिलती कि क्या करना है, बल्कि ये समझने से मिलती है कि क्यों करना है। जब आप हर एक्शन के पीछे का क्यों समझ जाते हैं, तो आप किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपकी तैयारी के लिए शुभकामनाएं।